फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन अप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे और कोरोना के से कहते हैं ना कहर से आप अपने और अपने परिवार को खुद को सुरक्षित रख रहे होंगे। जैसा कि आपको वैसे ही पता होगा कि 10 मई से लॉकडाउन स्ट्रिक्ट वापस लगने वाला, 10 से 24 मई। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी रहिए तो फिर सब कुछ किया जा सकता है। जहाँ तक है कोई बहुत ही रेयर कंडीशन हो तो ही, और बाकी घर से निकलिए मत, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। तो और इसमें अपनों के साथ रहिए। हो सकता है पता नहीं कब क्या किसको कैसे क्या हो जाए, खुदा क्यों करे ऐसा, किसी को कुछ हो, लेकिन फिर भी अपनों के साथ रहिए। तो हम हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हमने पिछले 2 दिनों में, इससे पहले अपनी संज्ञा हो चुकी है, सर्वनाम हो चुका है, पिछले 2 दिनों में वाक्य टॉपिक कर रहे थे और आज अपन वाक्य को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ तक है वाक्य को आज, क्योंकि फर्स्ट अपने वाक्य के जो पहला पार्ट था उसमें हमने वाक्य की जो सामान्य जानकारी ली थी और उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया था। उसके बाद आपको क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद बता दिए थे। 3 भेद कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जिनको आपको अच्छे से समझ में आ चुका। अगर आपने वीडियो नहीं देखे पीछे वाले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर वीडियो के यहाँ पर जो भी चैनल है चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और वीडियो का लिंक सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, तो आज का अपना तीसरा सेशन है जिसमें अपन वाक्य टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। जहाँ तक है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया बाय द वे खुदा न खास्ता तब देखें आगे। बाकी जहाँ तक है आज वाक्य के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। हमने कल क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद देखे थे, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद थे। आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, इससे पहले अगर आपको इस सेशन की PDF नोट्स वगैरह क्विजेज वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रीड विद दुरीना, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। ओके, ये हमारा ग्रुप का नाम है। यदि नहीं मिलता है तो आप ग्रुप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक पिन कर देंगे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं। पहले हमने देखा था किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। वाकई किसके आधार पर भेद देखे थे? क्रिया के आधार पे अपन ने भेद देखे थे। कितने भेद थे क्रिया के आधार पे? 3 भेद थे। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद देखे थे हमने? 3 भेद देखे थे। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और उसके बाद अंतिम बचता अपना रचना। रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद, रचना के आधार पर 3 भेद और क्रिया के आधार पर भी 3 भेद। अब दिक्कत यहाँ आती है कि याद कैसे करें। ओके, तो चलिए आपको याद करवा। देखो, क्रिया लगभग 3 अक्षर हैं, रचना 3 अक्षर हैं, तो मतलब जितने अक्षर उतने भेद। अर्थ 8, अर्थ 8, अर्थ 8, अर्थ के आधार पर 8 भेद, क्रिया और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ओके, ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर समझ में आ गई। और कल वाला आपको देख लिया होगा कि वाच्य की मतलब वाच्य टॉपिक बोल दिया, फिर अर्थ क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद थे, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। वो 3 अपन ने पढ़ लिए थे। अब आज देखते हैं सबसे पहले अपन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर देखेंगे? पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आ जाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं कितने? 8। कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। कौन कौन से? ये आपके सामने रहे 8 के 8 भेद। नंबर 1, विधानार्थक या फिर विधान सूचक। विधानार्थक बोल दीजिए या फिर विधान सूचक बोल दीजिए, या फिर इसको विधिवाचक वाक्य भी बोल सकते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा? विधानार्थक वाक्य या फिर विधिवाचक वाक्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव। अभी इनकी डिटेल एक देखेंगे कि कौन से क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है निषेधात्मक, निषेधार्थक या निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। निषेधार्थक बोल दीजिए या निषेधात्मक बोल दीजिए या फिर नकारात्मक वाक्य बोल दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा आता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक को आदेशात्मक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। आज्ञार्थक जो वाक्य होता है उसको आदेशात्मक भी बोलते हैं। इनके नाम, अन्य नाम जो बोल रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हो तो आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, नहीं बने हुए तो आप बना लो यहाँ से। और अगर आप बना रहे हो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लग रहा है तो उसमें
ऐड करते चलिए। आज्ञार्थक क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 कौन सा है? प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक जिसको अपन प्रश्नवाचक मतलब जो भी प्रश्न पूछते हैं वो संबंधित, तो प्रश्नार्थक वाक्य। नंबर 5 इच्छार्थक। इच्छार्थक को अपन आशीर्वादात्मक वाक्य बोलते हैं। कौन से? आशीर्वादात्मक वाक्य भी बोलते हैं इसको। नंबर 5 संदेहार्थक। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, संदेहार्थक वाक्य। ओके, कैसे लिखेंगे? संदेहार्थक वाक्य। और संदेहार्थक वाक्य में इसको अपन क्या बोलते हैं? संदेहार्थक को अपन बोलते हैं समानार्थक वाक्य। संदेहार्थक या फिर समानार्थक नहीं, संभावनार्थक। संदेह या फिर संभावना, संदेहात्मक या फिर संभावनार्थक वाक्य। और फिर नेक्स्ट है संकेतार्थक। संकेतार्थक को अपन शर्त बोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतार्थक। अभी जब इनके एक करवाएंगे तब इनका नाम अलग से लिखवा देंगे, इसको क्या क्या बोलते हैं। संकेतार्थक को क्या बोलते हैं? संकेतार्थक वाक्य को बोलते हैं शर्त बोधक वाक्य। कौन से वाक्य? शर्त बोधक। एंड द लास्ट वन विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक एक ही बात है, विस्मय बोधक बोल दीजिए या फिर विस्मयादि बोधक बोल दीजिए, ये वाक्य होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हो गए वाक्य के? 8 भेद। अर्थ 8 ए आ। अर्थ के आधार पर 8 भेद हो गए। रचना और क्रिया के आधार पर 3 भेद थे। क्रिया के आधार पर हम कल पढ़ चुके हैं, अर्थ और रचना के आधार पर आज पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है, ये हमें 8 वेद समझ में याद हो गए। फटाफट एक बार दोबारा मेरे साथ बोल दीजिए, कौन कौन से? विधानार्थक नंबर 1, विधानार्थक नंबर 2, निषेधार्थक नंबर 3, आज्ञार्थक नंबर 4, प्रश्नार्थक नंबर 5, इच्छार्थक नंबर 6, संदेहार्थक नंबर 7, संकेतार्थक एंड नंबर 8, विस्मयादि बोधक। ओके, ये वाक्य के हो गए 8 वेद। अब इन 8 वेद को एक एक वेद को देखते हैं। किसको? इन 8 वेदों में से एक वेद को देखते हैं। चलिए आ जाओ। 8 के 8 हमने नाम पढ़ लिए। अब इनमें से एक को देखते हैं और एक को डिटेल समझते चलते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है विधानार्थक वाक्य। सिर्फ हम विधानार्थक देखेंगे और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। ये लीजिए, विधानार्थक वाक्य की बात करते हैं। विधानार्थक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में, कौन से वाक्यों में? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन, कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी हम मतलब साधारण या सामान्य तक बात करें किसकी? कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का कौन सा सामान्य कथन, यानी इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं? जो भी अपन साधारणतया जो भी काम करते हैं, कैसे? साधारणतया हम जो भी किसी कार्य को करते हैं, साधारणतया हम किसी भी कार्य को करते हैं, वो क्या होता है? हमारा विधानार्थक होता है। साधारणतया हम जिस भी काम को करते हैं, जो भी नॉर्मल अपनी क्रिया क्लाप होते हैं, जो भी क्रिया विधि होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विधानार्थक। जैसे एग्जाम्पल लिखो इसमें, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सिंपल सी बात है। इसमें ना कुछ मतलब एक नॉर्मल काम हो रहा है, कौन सी? एक नॉर्मल गतिविधि हो रही है, सामान्य कथन है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बस सिंपल सी बात है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। नेक्स्ट है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, एक साधारण वाक्य, साधारण सी बात है, सामान्य बात है, सबको पता है, सामान्य कथन है। तो जिसमें कैसी बातें हों, सामान्य बातें हों, वो क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सॉरी, साधारणतः बातें होती हैं, वो कौन सा होता है? विधानार्थक वाक्य होता है। इस विधानार्थक को हम क्या बोलते हैं? इस विधानार्थक वाक्य को एक नाम से और भी जानते हैं, वो क्या नाम है? वो है विधिवाचक। इस वाक्य को क्या बोलते हैं? विधिवाचक। एक मिनट, विधि में धी छोटा आएगा। हाँ, विधिवाचक, इसको क्या बोलते हैं? विधिवाचक। विधानार्थक को विधिवाचक बोलते हैं, यानी सिंपल सी जो भी काम, जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, सामान्य तो जो काम हो रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं विधानार्थक वाक्य। गॉट द पॉइंट? इज दैट क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, एक उदाहरण और लेते हैं। क्या? सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, वही अपना तो वन एंड ओनली रामपत्र लिखता है। अब देखो, एक साधारण सी बात है, रामपत्र लिखता है, कोई साधारण सी बात हो रही है, कुछ भी इसमें मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें हाव भाव कुछ ज्यादा बात नहीं, बड़ा चढ़ा के बोली, सिर्फ सिंपल सी बात बोली कि रामपत्र लिखता है। कि जहाँ पर आपको सामान्य अर्थ दिख जाए, सामान्य बातें दिख जाए, वाक्य बिल्कुल सिंपल दिखे, ज्यादा उसमें कोई लोचा नहीं हो, वो कहते हैं ना, ज्यादा कोई
ऊंच नीच या फिर कोई उधार चढ़ाव नहीं हो, तो वो नॉर्मल सा वाक्य क्या होता है, सामान्य होता है। और सामान्य वाक्य क्या बोलते हैं अपन, विधानार्थक या फिर विधिवाचक वाक्य बोलते हैं। तो अर्थ के आधार पर अपना पहला भेद कंप्लीट हो गया। कौन सा है, अर्थ के आधार पर अपना पहला भेद है विधानार्थक या फिर विधिवाचक वाक्य। गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया। अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर दो अपना कौन सा था, निषेधार्थक वाक्य। चलिए, निषेधार्थक, निषेध का मतलब क्या होता है, निषेध का मतलब होता है मना करना। निषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। चलो, तो निषेध का मतलब होता है मना करना। दैट मीन्स इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं। अन्य नाम क्या है, नकारात्मक। निषेधात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इसमें, वो चीज याद रख लेना, वहां पे आप कितना गच्चा खा सकते हो। हाँ जी, तो निषेधार्थक, जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो। किससे, किसी बात के निषेध का, मना होना, किसे मना होने, निषेध का बोध हो, मतलब नकारात्मक भाव आएगा वाक्य में। वाक्य में 100% नकारात्मक भाव आएगा निषेधात्मक वाक्य में। निषेधार्थक वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य जो होता है, उस वाक्य में क्या आएगा, किसी बात के, किसी काम के न होने का बोध पाया जाता है। और वो नहीं होगा तो मतलब उसमें कैसा भेद आएगा, कैसा भाव आएगा उसमें, उस वाक्य में नकारात्मकता का भाव आएगा। कैसा भाव आएगा, नकारात्मक भाव आएगा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर नकारात्मक भाव में वाक्य में दिखे तो हम क्या कर देंगे, उसमें निषेधार्थक वाक्य कर देंगे। व्हाट पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं क्या, कि मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। तो देखो नकारात्मक भाव आ गया ना, कि क्या मतलब नकारात्मक, मना करते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो मतलब क्या, हमें नकारात्मक बोध, हमें वाक्य का भाव देखना है। वाक्य का भाव नकारात्मक आना चाहिए। नकारात्मक शब्द होता है, फिर भी क्या पता कई बार पॉजिटिव अर्थ दे देता है, लेकिन वाक्य का भाव नकारात्मक, यदि वाक्य बोलने में नेगेटिव रूप में बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वाक्य कौन सा है, निषेधार्थक या फिर नकारात्मक वाक्य होता है। तो ये कैसी आपने बात कर दी कि वाक्य मतलब नकारात्मक अर्थ देगा, कैसे पता चलेगा। चलिए, आपका ये डाउट दूर करते हैं कि नकारात्मक शब्द कई बार नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद वाक्य क्या होता है, उसके बावजूद वाक्य होता है नकारात्मक। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहले आपको की पॉइंट बताता हूँ। की पॉइंट में क्या याद रखना है, इसमें न, नहीं या मत, इनका प्रयोग होगा। न, नहीं या मत। ये जो हम ये लिखते हैं ना गलत होता है, अशुद्ध होता है। ना किसी वाक्य में होता है नहीं, कि तुम ना जाओ, नहीं होता है। ना होता ही नहीं है, ना गलत होता है, ना कोई ऐसा है ही नहीं, ना कहीं नकारात्मक अर्थ होता ही नहीं, ना का कोई मतलब नहीं है। न, नहीं और मत, ये 3 लगे रहेंगे। नंबर 1 की पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, निषेधात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य होगा, उसमें न, नहीं और मत का प्रयोग होगा। न, नहीं और मत, ये बात ध्यान रखना कि ना होता ही नहीं है, ना होता ही नहीं। अगर आपने कहीं पढ़ा है ना, तो ना का मतलब सिंपल सी बात है, वो गलत है। न, नहीं और मत होता है। न, नहीं, आप किसी भी ऑथेंटिक बुक को देखिएगा, उसमें आपको कभी भी इस शब्द का प्रयोग, इस अक्षर का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, न, नहीं और मत, ये 3 ही मिलेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई। इनका प्रयोग आपको मिलेगा, पर चक्कर क्या, ये तो हमें पता है कि इसमें मतलब मिलेगा कि जैसे कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। नंबर 1 उदाहरण कौन सा, ये तो 2 बातें तो आपकी सिंपल सी देखो। एग्जांपल तो नॉर्मल जिनमें ना, नहीं, मत, न, नहीं, मत का प्रयोग हो, कि तुम वहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, वहां मत बैठो, धूम्रपान मत करो, आज वह नहीं आएगा। फिर क्या हो गया, ये सिंपल सी बात है, इसमें तो हमें अर्थ दिख रहा है, नकारात्मक सामने दिख रहा है, तो ऐसी बात नहीं। अब चक्कर वहां पड़ेगा कि दिखे नहीं, सिर्फ फील करना पड़ता है उसको कि वाक्य नकारात्मक है। जैसे ये दे दिया, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। अब
सबसे पहले इसमें आपको क्या आएगा कि ये वाक्य रचना के आधार पर ये वाक्य का प्रकार, सो इसके अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 देगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर 2 देगा निषेधात्मक, ऑप्शन नंबर 3 देगा विधानार्थक और ऑप्शन नंबर 4 देगा आपको आज्ञावाचक। और सबसे पहले आप टिकाओगे कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्यों? क्योंकि आपको ये दिख गया, ये दिख गया, ये क्या चक्कर हुआ, ये दिख गया और एग्जाम में टिकाएगा यूं, ये आपका गलत है और उसमें आंसर की में आएगा निषेधात्मक। आल आके बात करी, ये बिल्कुल सही बात की इसने। कैसे कैसे की सही बात? हम तो नहीं मानते, नहीं मानते। ध्यान से पढ़ो एक बार सेंटेंस को, आप गौर से देखो इस सेंटेंस में। वो कहते गौर से देखो इस सेंटेंस को, क्या दिख रहा है इसमें आपको? हमें तो ये दिख रहा है मैं क्यों जाऊँ ना, प्रश्नवाचक अर्थ दिख रहा है। अरे भाई साहब फिर से गौर से देख, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। इस 3 यहाँ तक ही पढ़ रहा है तो आगे ये की भी देखना, ये भी लास्ट में लिखा है। अरे प्रश्नवाचक वाक्य में तो ये चिन्ह मिलता है प्रश्नवाचक, लेकिन इसमें ये चिन्ह दे रखा है। अब समझ आया कि हाँ मैं क्यों जाऊँ। बोलते ना कि राम तू वहाँ चला था, मैं क्यों जाऊँ, मतलब मना कर रहा है। कैसा भाव आ रहा है? भाव, फीलिंग समझो। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों खाऊं, मैं नहीं मानूं, मैं नहीं मानूं, मैं क्यों मानूं, मैं नहीं मानूं, मैं क्यों मानूं। सोच के देखो, मैं नहीं मानूं, मैं नहीं मान रहा, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जा रहा, मतलब मैं नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊं। एक तरीके से क्या, कौन सा भाव आ रहा है इसमें? नकारात्मक। यानी कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह मिले लेकिन लास्ट में क्या हो, प्रश्नवाचक इसमें मिल जाए, प्रश्नवाचक क्या मिल जाए, कोई ऐसा संकेत मिल जाए जो हमें प्रश्नवाचक का बोध करा, लेकिन लास्ट में चिन्ह कैसा मिले, लास्ट में चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य का ना मिले, तो वहां पे एक बार गौर से देख लेना क्या कि कहीं वाक्य निषेधार्थक तो नहीं है। ये चिन्ह जब भी मिलेगा, वो तो प्रश्नवाचक बताएंगे, ये चिन्ह जब भी मिलेगा वहां तो 100% प्रश्नवाचक होगा। लेकिन इन वाक्यों को जरा गौर से देख लीजिए, जो भी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए कहीं ये निषेध का अर्थ तो नहीं दे रहा। कौन पल्ले पड़ी, कौन पल्ले पड़ी? आ जाओ एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ये हो गया, एक एग्जाम्पल होगा। जैसे मनोज अब क्यों आएगा, मनोज अब क्यों आएगा। अब देखो, अब आपने फिर से वही सेंटेंस पढ़ा, इसमें क्यों है, क्यों दिखा, तो सिंपल सी बात क्या हो गया, क्यों दिखते हैं हम बात कर जाएंगे प्रश्नवाचक पे, और हम प्रश्नवाचक को यूं करेंगे, एग्जामिनर यूं कर देगा। तो क्या ये लास्ट सीन, ये देखो गौर से, पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम मतलब प्रश्नवाचक तो नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य तो नहीं है। मनोज अब क्यों आएगा, सोच के देखो, मनोज अब क्यों आएगा मतलब अब मनोज नहीं आएगा, मनोज अब क्यों आएगा मतलब मनोज अब नहीं आएगा, मनोज अब क्यों आएगा दैट मीन्स मनोज अब नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या जाला, समझ में आया ना। हाँ, तो मनोज अब क्यों आएगा, यानी कैसा बोध दे रहा है, कैसा भाव दे रहा है, इसकी फीलिंग कैसी, इसकी फीलिंग है नेगेटिव, नकारात्मक अर्थ दे रहा है, नकारात्मक भाव दे रहा है, इसका मतलब वाक्य कौन सा है, निषेधार्थक। चलो और दो एग्जाम्पल और दो, आपने घर की खेती है, एक और ले लो। क्या कि अब तुम जाने से रहे, अब तुम जाने से रहे, ये लो, अब तुम जाने से रहे। अब ये आपने देखा, अरे यार ये तो विधान सा लग रहा है। अर्थ देखो, अब तुम जाने से रहे मतलब तुम नहीं जाने वाले, अब तुम जाने से रहे मतलब तुम नहीं जाने वाले। अर्थ देखो इसका, वो कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो, इसका अर्थ देखो, क्या कैसा अर्थ दे रहा है। वाक्य तो विधानार्थक लग रहा है ना देखने में, कि सिंपल सी बात नहीं, विधानार्थक दिख रहा है, विधानार्थक करो या एग्जाम में गलत करेगा। क्यों, अब तुम जाने से रहे, अर्थ कैसा दे रहा है, अर्थ नकारात्मक दे रहा है, इसका मतलब वाक्य कौन सा है, विधानार्थक ना होकर के वाक्य कैसा दे रहा है, नकारात्मक। गॉट द पॉइंट। तीनों बातें समझ में आ गई कि ये चिन्ह देखते उसके ऊपर कड़कड़ा के ऐसे नहीं पढ़ना कि वहां पे प्रश्नवाचक कर जाओ ना, एक बार उसका भाव देख लेना, अर्थ का, वाक्य का भाव देख लेना कि वहां पर प्रश्नवाचक तो नहीं है, प्रश्नवाचक के अलावा नकारात्मक भाव आ रहा है तो आपका वाक्य निषेधात्मक होगा। पहली बात तो इसके लास्ट एक चिन्ह मिलेगा, यहाँ पकड़ लेना कि प्रश्न पूछा है लेकिन वाक्य का लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया, इसका मतलब भाव नकारात्मक दे रहा है। नकारात्मक भाव देते क्या कौन सा वाक्य हो जाएगा, निषेधार्थक।
समझ में आया? निषेधार्थक यानी सिंपल सी बात, मनोज अब क्यों आएगा? ओके बात, नॉर्मल सी बात, समझ में आ गया? ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अगर नया पॉइंट अगर आपको नया फैक्ट मिला इसमें देखने को तो एक बार जरूर कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ वास्तव में ये चीज़ हमें नहीं पता थी, आज हमें ये चीज़ पता चल गई। क्या पता चल गया? कि वाक्य दिखे कुछ और, दिखता है कुछ और लेकिन होता है कुछ और। दो हो गए, निषेधार्थक हो गया और विधानार्थक हो गया। नंबर 3 आता है आज्ञार्थक। कैसा आता है? आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक बोल दीजिए या फिर आज्ञावाचक बोल दीजिए या फिर इसको बोलते हैं आदेशात्मक। क्या बोलते हैं इसको? आदेश। इसमें क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं या फिर आदेशात्मक, आदेश देते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का होता है। क्या? आज्ञा देते हैं, उपदेश देते हैं। आज्ञा, यहाँ पे कोमा बीच में, ठीक है ना? आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो। किसका? आप आज्ञा देते हो या फिर आप आदेश देते हो या फिर आप उपदेश देते हो, उसका बोध हो रहा है तो वाक्य कैसा हो जाएगा? वाक्य सदैव आज्ञार्थक होगा। कैसा होगा? सदैव आज्ञार्थक होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, शीघ्र जाओ जाने का कर रहा है। कैसा आदेश दे रहा है? आदेश दे रहा है जाने का कि जल्दी जा वरना गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी जा। तो क्या हो गया? शीघ्र जाओ, यानी जाने का आदेश दे रहा है उसको। आज्ञा, आदेश दे रहा है कि जल्दी जा वरना तो गाड़ी छूट जाएगी, यानी अगर जल्दी नहीं गया तो गाड़ी जल्दी छूट जाएगी। तो मतलब स्पीड जा, फास्ट जा, जल्दी जा। आदेश दे रहा है उसको, आदेश दे रहा है कि जल्दी जाओ। नेक्स्ट है आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, आगे दे रहा है कि आप जा सकते हैं। ठीक है, वो बात है कि क्या मैं अंदर आऊँ? हाँ, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, मतलब आगे दे रहे हो, आप आगे दे रहे हो। क्या? कि आप जा सकते हैं मतलब आप जाओ। ओके, समझा? इसमें क्या दिया जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य में क्या दिया जाएगा? आज्ञा दी जाएगी या फिर उपदेश दिया जाएगा या फिर आदेश देने का बोध होगा। ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो लेते हैं, अपने तरीके से समझते हैं, अपने तरीके से समझ लो। क्या? कि हाँ, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। ओके, सदा सत्य बोलो, दरवाजा बंद करो और सदा सत्य बोलो। ठीक है, दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो मतलब क्या हो रहा है? आगे वाले को आदेश दे रहा है कि दरवाजा बंद करो, आदेश दे रहा है कि दरवाजा बंद करो। सदा सत्य बोलो, उपदेश दे रहा है, सदा सत्य बोलो, उपदेश दे रहा है आगे वाले को। तो जहाँ पर आज्ञा, आदेश या उपदेश देने का भाव आए वहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि विधानार्थक नॉर्मल सामान्य वाक्य मिलेगा, निषेधात्मक जिसमें नकारात्मक अर्थ मिले या फिर नकारात्मक भाव मिले, और तीसरा आज्ञार्थक मतलब जिसमें आज्ञा, उपदेश या फिर आज्ञा, उपदेश या आदेश का भाव मिले, वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। क्लियर? ओके, 3 वाक्य हमें समझ में आ चुके। विधानार्थक समझ में आ चुका, निषेधात्मक समझ में आ चुका, और लास्ट वन कौन सा समझ में आ गया? आज्ञार्थक वाक्य समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। नंबर 4, नंबर 4 कौन सा है? प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक वाक्य कौन सा वाक्य? प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक वाक्य में क्या होगा? प्रश्नार्थक वाक्य में जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, क्या किया जाए? प्रश्न किया जाए। एक बार ध्यान में, वह कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया ना मैंने, मैंने टाइपिंग मिस्टेक होती है, कुछ हो जाती है गड़बड़, इंसान में हम भी। तो वह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात ध्यान रखना, प्रश्नवाचक वाक्य जब भी आएगा, कौन सा? प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य जब भी आएगा, इसके लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पक्का मिलेगा। जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह मिले वही होगा कि वह कौन है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम क्यों आए हो? ये लो, तुम क्यों आए हो? प्रश्न पूछ रहा है, लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा है। इस वाक्य में सिंपल से एक बात देखना कि इस वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। हो सकता है वाक्य नॉर्मल सेंस में दिया हुआ मिले,
हो सकता है वाक्य में आपको यहाँ ये ऐसा कोई संकेत नहीं मिले जिससे आपको आभास हो कि प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन वाक्य के अंत में यदि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल गया, इसका मतलब 100% श्योर है क्या होगा, वहाँ पे प्रश्नार्थक वाक्य होगा। ऐसी क्या बात कर रही हो सर? उसमें तो आपने बता दिया क्या, उसमें तो आपने ये बोला था कि नकारात्मक, उसमें आपने बताया था, तो यहाँ पे क्या बोल रहे आप कि सामान्य वाक्य होगा उसमें प्रश्नार्थक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अहमियत कौन माना? नहीं माना तो क्या करना? एग्जाम्पल दो, प्रूव करके दिखाओ। आपने ये बात बोली, साबित करो, साबित करो कि, साबित करो। प्रूफ तो आजकल बहुत लोग मांग लेते हैं, हर चीज़ की प्रूफ मांग लेते हैं। कोई ना, चलिए हम आपको प्रूफ देते हैं। क्या? तुम जैसा दुष्ट, ठीक है ना? अरे मतलब आपको नहीं बोलना मैं, तुम जैसा दुष्ट और भी पैदा हुआ है। ये लो कि तुम जैसा दुष्ट और भी पैदा हुआ है, मतलब कह रहा है तेरे जैसे कोई आदमी हो जो आए धरती पर और भी है, तुम जैसा दुष्ट और भी पैदा हुआ है। लास्ट में देखो चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक है। तो जहाँ पे लास्ट है, एक बार सोच के देखो इस वाक्य, इस वाक्य को ये नॉर्मल होता है कि तुम जैसा दुष्ट और भी पैदा हुआ है, तो नॉर्मल ये कौन सा था? विधानार्थक बनना था। लेकिन अब इसमें ढंग से देखो क्या, कि तुम जैसा दुष्ट और भी पैदा हुआ है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि प्रश्नवाचक ऐसे संशय प्रश्नार्थक रूप से बोल रहे हैं कि तुम जैसा दुष्ट और भी पैदा हुआ है। समझ में आया? कि तुम जैसा दुष्ट और भी पैदा हुआ है, मतलब क्या हो रहा है? एक प्रश्नार्थक रूप से पूछ रहा है, प्रश्नार्थक बोध कर रहा है। तो कौन सा हो गया? प्रश्नार्थक बोध। कौन सा हो गया? प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। गॉट द पॉइंट? कि तुम जैसा दुष्ट और भी पैदा हुआ है, मतलब एक प्रश्नवाचक तरीके से पूछ रहा है प्रश्न कि तेरे से कोई और भी है क्या? तो वही बात अपने नॉर्मल को बोला, अरे तेरे पर कोई और है क्या? तो कैसा बोध? प्रश्न बोध। लास्ट में कैसा चिन्ह मिलेगा? इसका सिंपल सा एक इलाज है कि इसमें लास्ट में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह मिले, आंख बंद करके प्रश्नार्थक वाक्य चिपकाना, कोई आपको गलत नहीं निकालेगा, कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अगली बात पे। अगला अपना आता है कौन सा? प्रश्नवाचक। अब चार भेद हो गए इसके। नंबर 5 आता है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य जिस वाक्य से इच्छा या आशा का भाव का बोध होता है। किसका? इच्छा का या आशा के भाव का बोध होता है। कौन सा बोध? इच्छा का या फिर आशा का भाव आता है। किसका किसका? इच्छा और आशा। इस इच्छार्थ को एक बात और बोलते हैं अपन, कौन सा? आशीर्वाद। शब्द शब्द में शब्द आता है बहुत बार। हम आशीर्वाद, कई बार यहाँ रह लगा मिल जाएगा, कई बार से पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रह लगा मिल जाएगा, कई बार यहाँ पे। तो ये जाने का आशीर्वाद चल जाता है। आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद मिलता है। तो इच्छार्थक वाक्य या फिर आशीर्वादात्मक वाक्य बोलते हैं इसको, आशीर्वादात्मक। यानी इसमें क्या हो रहा है? इच्छा या फिर आशा, इच्छा या फिर आशा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इच्छा या फिर आशा की बात हो रही है। दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, क्या है? बोले इच्छा हो रही है कि आप दीर्घायु हो। और कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में बोलो, दूधो नाओ पुतो फलो। तो इच्छा, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। धनवान हो, गुणवान हो, आशीर्वाद देते हैं कई बार की बहुत सारे देते हैं, नहीं पता अपन ने किसको दिए नहीं, किसको आशीर्वाद देंगे। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? इच्छा या फिर आशा की बात हो रही है, फिर आशीर्वाद की बात हो रही है। इच्छा या आशा या आशीर्वाद की जहाँ पर बात हो, वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? वहाँ पर होता है इच्छार्थक वाक्य। जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, कि मैं खेलना चाहता हूँ। अब देखो, इच्छा हो या गई कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं मतलब जो भी बातें हैं। सदा सुखी रहो, सौभाग्य देव भव, स्वस्थ भवित कल्याण वस्तु, सदा सुखी रहो। क्या हो रही है? आशीर्वाद दे रहा है। क्या दे रहा है? आशीर्वाद। यानी इच्छा, आशा या आशीर्वाद वहां पर दे, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? वहां पर होता है आपका इच्छार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य होता है? इच्छार्थक वाक्य होता है। इस दैट क्लियर? यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। अब तक अपन ने कौन कौन से टाइप 5 प्रकार कर लिया वाक्य के? विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक और इच्छार्थक। नंबर 6 संदेहार्थक, डाउट। संदेहार्थक कैसा? संदेहार्थक या फिर इसको संभावनार्थक भी बोलते हैं। संदेहार्थक को क्या बोलते हैं? इसको अपने इसमें क्या व्यक्त करते हैं अपन? संदेह या फिर संभावना। वही बात, जहाँ पे संभावना होती है वहाँ संदेह होता है, यहाँ पे संदेह होता है वहाँ
संभावना होती है। संदेहार्थक या फिर संभावनार्थक, शायद वर्षा आएगी, शायद वर्षा आएगी। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, संदेह की बात कर रहा है। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, किसकी बात कर रहा है, जिस वाक्य में संदेह का बोध हो, संभावना हो, संदेह या फिर संभावना की भावना हो, वहां पर क्या होगा, संदेह का बोध होगा। संदेहार्थक वाक्य होगा, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। कौन सी बात आ रही है, एक संदेह हो रहा है, मतलब एक संभावना व्यक्त करेगी शायद आज वर्षा हो। अब तक पिताजी जा चुके होंगे, अब तक तो पिताजी जा चुके होंगे, मतलब एक संभावना व्यक्त कर रहा है कि उसको नहीं पता गए कि नहीं गए, वो नहीं पता, एक संभावना व्यक्त कर रहा है अब तक तो पिताजी जा चुके होंगे, वह आ चुका होगा, मतलब आपको नहीं पता वो आया कि नहीं आया, लेकिन वह आ चुका होगा। आप आइडिया लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, आइडिया या फिर संदेह कर रहे हो या फिर संभावना व्यक्त कर रहे हो, वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, वहाँ पे आपका संभावनार्थक वाक्य होता है। कौन सा होता है, संभावनार्थक या फिर संदेहार्थक वाक्य होता है। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ मेरे वाला, कौन सा, संभवतः वह मानेगी, संभवतः वह मानेगी, मतलब किसी को मनाने की कोशिश कर रहा है कि संभवतः वह मान जाएगी, मतलब मान जाएगी, ये नहीं पता मानेगी नहीं मानेगी, संभवतः संभावना है उसको, उसको उम्मीद है कि वो मान जाएगी। गॉट द पॉइंट, ओके ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। 7 5 6 भेद हो गए अपने, 6 भेद हो गए। अब नंबर 7 तक चलते हैं। कौन सा, नंबर 7 अपना कौन सा है, संकेतार्थक। देखो इजी बातें हैं, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, बिल्कुल इजी पॉइंट है। नंबर 7 कौन सा, संकेतार्थक। संकेतार्थक को अपन कौन सा बोलते हैं, शर्त बोधक भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, संकेतार्थक को अपन शर्त बोधक भी बोलते हैं। क्या, कि किसी एक कार्य की, एक बात है जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, ध्यान देना, एक तो सिंपल सी बात, किसका, संकेत का बोध हो, या फिर किसी एक वाक्य की या एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर हो। किसकी, किसी एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर हो, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य। कौन सा हो जाएगा, संकेतार्थक। कैसा, कि किसी एक वाक्य की निर्भरता किसी दूसरे वाक्य पर हो, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, मतलब तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, यानी एक वाक्य की निर्भरता दूसरे की, तुम चलो तो मैं चलूं, यदि तुम चलो तो मैं चलूं। वो बात है कि अगर तू साथ दे तो कुछ और बात है, ये पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, कि अगर तू साथ दे तो कुछ और बात है, और ये पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को चल लेते हैं एक पाँव से, मगर जब दूसरा पाँव भी साथ दे तो कुछ और बात है, जब दूसरा पाँव साथ दे तो कुछ और बात है। यानी जिस वाक्य में किसका बोध हो, संकेत का या फिर शर्त की बात हो, कि किसी एक कार्य की जो निर्भरता है वो किसी दूसरे कार्य पर हो। यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूँ, यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, कौन सा, ये लेते हैं, यदि तुम मानती तो आज वह जिंदा होता। ये एग्जांपल लेते हैं, यदि तुम मानती तो आज वह जिंदा होता। मतलब किसी की बात करें, एक वाक्य की निर्भरता, इस वाक्य की निर्भरता, इस वाक्य मतलब एक वाक्य की निर्भरता दूसरे वाक्य पर है। यदि तुम मानती, कि अगर तुम मानती तो आज वह जिंदा होता, कि अगर तुम मानती तो आज जिंदा, मान लो कोई ऐसी शर्त रखी होगी हमें, अगर तुम मान जाती तो आज वह शायद जिंदा होता। यानी किसी एक वाक्य की निर्भरता किसी दूसरे वाक्य पर हो, तो वहाँ पे कौन सा, संकेतार्थक या फिर शर्त बोधक वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, संकेतार्थक या फिर शर्त बोधक वाक्य होता है। इज दैट क्लियर। एंड द लास्ट वन, अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट कौन सा है, 8वां, कौन सा, विस्मयादि बोधक या फिर विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक या फिर विस्मय बोधक, जिस वाक्य में विस्मय के भाव का प्रकट हो, विस्मय कैसे, विस्मय बोल दो, हर्ष का भाव प्रकट हो। कौन कौन से इसमें, देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, कौन कौन से भाव प्रकट होंगे इस वाक्य में। इस वाक्य में आपको विस्मय का भाव प्रकट होगा, हर्ष का भाव प्रकट होगा, सुख, दुख, घृणा, प्रसन्नता,
चेतावनी, इन सभी का भाव प्रकट हो, मतलब और भी कुछ हो सकते भाव, लेकिन आदि 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 ये सभी भाव किस कौन कौन सा, विस्मय, कौन कौन सा भाव प्रकट हो, विस्मय का, हर्ष का, सुख का, दुख का, घृणा का, प्रसन्नता का, चेतावनी का, ये सभी भाव प्रकट हों, इसका मतलब क्या हो गया वहाँ पे, विस्मयादि बोधक। कैसा वाक्य हो गया, विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते अपन, वाह, वाह क्या बात है, यानी देखो इसमें एक बात मिलेगी, इसमें ये आपको एक्सक्लेमेटरी जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये पक्का मिलेगा। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में क्या था, प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा था, ऐसे ही विस्मयादि बोधक वाक्य में ये जो एक्सक्लेमेटरी जो विस्मय कारक जो चिन्ह ना ये पक्का मिलेगा। विस्मयादि बोधक वाक्य में ये विस्मय कारक चिन्ह पक्का मिलेगा। 100% बात है कि यहाँ पर ये चिन्ह आपको जब ये चिन्ह मिले तभी होगा कि वाह क्या बात है, मतलब क्या होगा, विस्मय के बोध। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, मतलब विस्मय, विस्मय की बात कर रहा है, प्रसन्न, वाह क्या नजारा है, प्रसन्नता की बात हो रही है, शाबाश बैठ जाओ, मतलब टीचर कहता है ना बच्चे को शाबाश बैठ जाओ, मतलब हर्ष की बात कर रहा हूँ पे, उफ कितनी गर्मी है, बोलते हैं चिची कितना गंदा है, चिची ऐसे बोलते हैं चिची कितना गंदा है, सावधान कार्य प्रगति पे है, बोलते हैं रोड पे लिखा होता है ना सावधान आगे कार्य प्रगति पे, किसकी बात कर रहे हैं, इन सब में कौन से वाक्य होगा, इन सब में विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय वाक्य होगा, विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक कुछ भी बोल दो आप, वो होगा। ओके गॉट द पॉइंट। जैसे आह कैसा सुहावना मौसम, आह कैसा सुहावना मौसम है, ये देखो ऐसा है, आह कैसा सुहावना मौसम है, तो भी किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, आह तो एक उसने भी कहा था ना, अंतर्दृष्टि और सूझ अधिगम का जो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत था कोहलर का, तो उसमें वो जो सुल्तान था वो सुल्तान अचानक आहा शब्द का प्रयोग हो रहा था उसमें, आहा अचानक से, है ना, तो वो बात भी इसमें आती है कि आहा कैसा सुहावना मौसम है, मतलब विस्मय की बात हो रही है। तो आज अपन ने क्या पढ़े, आज अपन ने पढ़े, अभी क्लास का टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर रचना के आधार पर बताने लगा तो कम से कम 30-40 मिनट, आधे पौन घंटा चाहिए, और अगर आज ही क्लास में लगते हैं तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, ठीक है ना, तो आज शॉर्ट में रखते हैं या फिर कंप्लीट कर लेते हैं। चलो अर्थ के आधार पर आपको वाक्य भेद बता दिए मैंने, कौन कौन से बताए आपको, अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के भेद मैंने 8 बताए थे, कौन कौन से, विधानार्थक, कौन कौन से बताए, विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मय बोधक, ये आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए। अब चलते हैं अपन आगे, आगे किसके आधार पर, अब चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर अपन ने वाक्य के 8 भेद कर लिए, अब चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। कितने होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये देखिए आपके सामने लिखे हैं, या इससे पहले मैं आपको जनरल अपने तरीके से समझाता हूँ, ये सही है, ये अच्छा लग रहा है। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, एंड नंबर 3 संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 किसके आधार पर हैं, रचना के आधार पर हैं। किसके आधार पर, रचना के आधार पर साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 भेद हो गए। किसके आधार पर हैं ये 3 भेद, 3 भेद ये रचना के आधार पर हैं। कौन कौन से भेद हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्लियर। अब एक सिंपल सा जनरल आपको तरीका बताता हूँ उनको पहचान करने का। जनरली पहचान कैसे करेंगे इनकी, सबसे पहले आता है हमारा साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य, हाँ जी साधारण वाक्य आता है। अब साधारण वाक्य की हमें क्या करनी है, हमें इस साधारण वाक्य की पहचान करनी है कि साधारण वाक्य कैसे होगा। एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, या फिर सिंपल सी बात, उद्देश्य विधेय का झंझट छोड़ो, क्या उद्देश्य कौन विधेय नहीं पता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें एक क्या होगा, एक ही तो क्या होगा उद्देश्य, एक ही क्या होगा विधि।
साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। समझ में आया? दूसरी बात, कोई भी योजक चिन्ह नहीं होगा, ना योजक होगा ना जोड़ होगा, योजक चिन्ह नहीं होगा। वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि सब एक उद्देश्य एक विधेय, तो वाक्य को जोड़े कहाँ से? जोड़ने वाला कोई भी योजक चिन्ह ऐसा कोई भी जोड़ नहीं होगा या फिर योजक नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, बस ऊपर वाले दो ध्यान रखो, चाहे मत रखो, ये लास्ट वाला ध्यान रखना। क्या? समापी का क्रिया, समापी का क्रिया हमेशा क्या होगी? एक ही होगी। जो आपकी फिनिशिंग लास्ट में समापी का क्रिया है, समापी का क्रिया आपकी एक ही होगी। समापी का क्रिया जो आपकी एंड करेगी सेंटेंस को, जो वाक्य का अंत करेगी, वो आपकी एक ही होगी। समापी का क्रिया एक होगी। ओके, तीन बातें, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, योजक चिन्ह नहीं, समापी का क्रिया सिर्फ एक समापी का क्रिया, यानी वाक्य का एंड सिर्फ एक बार होगा, एक ही समापी का क्रिया होगी। चाहे वाक्य कितना ही बड़ा हो, चाहे 10 गांव का जितना लंबा वाक्य हो, लेकिन अगर लास्ट में क्रिया एक आ रही है, समापन एक क्रिया पर हो रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? समापी का क्रिया जहाँ पर एक होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य हो जाएगा। अभी इसकी जो मतलब आगे आप सोचोगे वहाँ पे लिखा हुआ क्यों नहीं पढ़ा रहा, वहाँ पे फटाफट उसको एक सेकंड में देख लेंगे, तो सिर्फ उसके अंडरलाइन करनी होती है, देखिए रीडिंग लगाने के लिए होता है, समझने मेन क्या कहते हैं समझना जरूरी होता है। ओके, कैसे? अब ये समापी का क्रिया का चक्कर क्या है, देखिए हम समझाते हैं। सबसे पहले क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल, वही बात अपनी एग्जांपल लेते हैं। राम खेलता है, जैसे राम खेलता है राम खेलता है मतलब क्या हो गया? इसमें समापी का क्रिया एक है, खेलने का काम कौन कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है राम। राम खेलता है मतलब समापी का, इसमें उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है। उद्देश्य एक हो, विधेय एक हो, और समापी का क्रिया लास्ट में फिनिशिंग लाइन एक हो, समापन एक ही क्रिया पर हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ पे आपका समापी का क्रिया जहाँ पे एक हो, वहाँ पे आप साधारण वाक्य हो जाएगा। जैसे नीचे वाले लेते हैं, सीता की मोटी बहन गीता पढ़ती है। सीता की मोटी बहन गीता पढ़ती है, वाक्य बहुत लंबा है, वाक्य तो लंबा है, लेकिन समापी का क्रिया एक ही है। समापी का क्रिया की क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की हो रही है, क्रिया पढ़ने की, जहाँ पर क्रिया पढ़ने की हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वाक्य की एक ही समापी का क्रिया हो, इसका मतलब वाक्य क्या है? साधारण वाक्य, एक ही समापी का क्रिया। कि वाक्य तो इतना लंबा, सीता की मोटी बहन गीता पढ़ती है, क्रिया समापन किस क्रिया पे हो रहा है? पढ़ने पे, पढ़ती है। सीता की मोटी बहन गीता पढ़ती है, मतलब पढ़ने का काम किसका हो रहा है? सिर्फ एक ही काम हो रहा है, क्रिया एक ही हो रही है, पढ़ने का सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब समापी का क्रिया एक। और जहाँ पर जिस वाक्य में समापी का क्रिया एक हो, वो वाक्य साधारण वाक्य होता है। एक ही उद्देश्य होता है साधारण वाक्य में, एक ही विधेय होता है, और समापी का क्रिया एक ही होती है। समापी का क्रिया भी क्या होती है? एक ही होती है, साधारण वाक्य कहलाता है। अच्छा, ये एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा सारा, कि तर्कशील विवेकानंद तर्क सिद्ध न होने पर गुरु की भी बात नहीं मानते थे। अब देखो कितना लंबा वाक्य है, कि तर्कशील विवेकानंद तर्क सिद्ध न होने पर गुरु की भी बात नहीं मानते थे। लास्ट वाक्य कहाँ पे आ रहा है? साधारण वाक्य आ रहा है कि समापी का क्रिया मानना एक क्रिया है, समापी का क्रिया एक हो तो मतलब साधारण वाक्य होगा। एक उद्देश्य, एक विधेय और समापी की क्रिया एक हो, वो वाक्य हमेशा कैसा वाक्य होता है? वो वाक्य हमेशा साधारण वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, जिस वाक्य में एक विधेय हो और कोई भी योजक चिन्ह नहीं हो, और लास्ट में समापी का क्रिया एक हो, तो वो वाक्य साधारण वाक्य होता है। जैसे साधारण वाक्य, वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, जो उद्देश्य हो चाहे कर्ता हो, कुछ भी बोल सकते हैं, उद्देश्य और एक ही समापी का क्रिया। वाक्य में केवल एक उद्देश्य हो, एक ही समापी का क्रिया हो, वो क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है, दूध पीने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। पीता है मतलब समापी का क्रिया सिर्फ किसकी हो रही है? समापी का क्रिया पीना, एक ही क्रिया हो रही है, समापी का क्रिया एक है, एक क्रिया पूरे वाक्य को फिनिश कर रही है, तो मतलब क्या हो गया? समापी का क्रिया जहाँ पर एक, साधारण वाक्य। कमल गेंद से खेलता है। कमल गेंद से खेलता है, काम क्या हो रहा है? खेलना। समापी का क्रिया एक ही है, खेलने की क्रिया हो रही है, मतलब समापी का क्रिया एक है। खेलने की क्रिया मतलब समापी का क्रिया एक, और जहाँ पर समापी का क्रिया एक होती है, वाक्य का एंड एक ही क्रिया करती है, इसका मतलब क्या हो गया? साधारण वाक्य। तीसरा, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया?
पढ़ रही है। मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, यानी क्या हो गया, जहाँ पर पढ़ने का काम कर रहा है, इसमें काम कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की। कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ना। तो पढ़ना एक ही क्रिया हो रही है, समापन एक ही क्रिया कर रही है, एक ही क्रिया पूरे वाक्य का समाप्त कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, समापी का क्रिया एक, तो सिंपल सी बात, वाक्य साधारण वाक्य होगा। साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा तथा एक ही समापी का क्रिया होगी। एक ही उद्देश्य होगा तथा एक ही समापी का क्रिया होगी। वो कौन सा वाक्य होगा, वो साधारण वाक्य होगा। एक नोट ओली, इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म व क्रिया विशेषण आ सकते हैं। कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक भी आ सकता है, क्रिया के साथ जो कर्म होता है कर्म के साथ उसका विस्तारक भी आ सकता है। कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक, क्रिया के साथ क्रिया का विस्तारक आ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक, क्रिया के साथ कर्म भी आ सकता है और क्रिया विशेषण भी आ सकता है, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ सिंपल सी बात इन शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज, जहाँ पे एक क्रिया पूरे वाक्य को एंड करे, एक क्रिया पूरे वाक्य को एंड करे, वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा साधारण वाक्य। एक क्रिया पूरे वाक्य को एंड करे, वो वाक्य कौन सा हो गया, वो वाक्य हो गया साधारण वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। अब देखो, अच्छा बच्चा, बच्चे की भी विशेषता बता दी, ये क्या हो गया, अच्छा हो गया विशेषण। दूध की भी विशेषता बता दी, मीठा दूध। अच्छी तरह पीने की भी एक है, अच्छा और मीठा, तो यहाँ पे क्या है, विशेषण। अच्छा और मीठा, तो यहाँ पे क्या है, विशेषण। और अच्छी तरह है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्योंकि किसकी बात विशेषता बता रहा है, कैसे पीता है, क्रिया का तरीका बता रहा है। कितनी क्रिया क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है। मतलब अच्छी तरह पीता है, कैसे पीता है। अच्छा बच्चा, बच्चे की विशेषता बता दी। मीठा दूध, दूध की विशेषता बता दी। और पीता है, पीने की कैसे विशेषता, पीने की विशेषता बता दी कि कैसे पीता है, अच्छी तरह पीता है। अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, इसका मतलब पीने की विशेषता बता दी कि ये कौन सा हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण, और ये दो हो गए विशेषण। लेकिन मूल बात क्या है, काम क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, क्या, कि पीने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, पीने का, यानी समापी का क्रिया एक ही है। फाइनल बात क्या है कि समापी का क्रिया एक है। जिस वाक्य में समापी का क्रिया एक होती है वो वाक्य साधारण वाक्य होता है। चाहे उसमें उद्देश्य के साथ उद्देश्य का विस्तारक, चाहे उसमें विधेय, चाहे उसमें कुछ भी आए, कितना भी क्रिया विशेषण लगाएं, कितने विशेषण लगाएं, वो मायने नहीं रखता। समापी का क्रिया जहाँ पर एक होती है वहाँ पर वो वाक्य कौन सा होता है, वहाँ पर वो वाक्य होता है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। इन शॉर्ट लैंग्वेज, साधारण वाक्य में उद्देश्य एक होता है तथा समापी का क्रिया एक होती है। गॉट द पॉइंट, ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आज अपन ने क्या देखा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे। रचना के आधार पर पहला भेद अपन ने देखा साधारण वाक्य। अब दो भेद और बचते हैं, कौन सा, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। ये देखेंगे अपन नेक्स्ट सेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर यदि आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।